अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। गुज़िश्ता रोज हुकूमत और अपोजिशन ने पार्लियामान की कार्रवाई चलाने के लिए मुआहदा तो किया, जिसके बाद उम्मीद है कि पार्लियामान का काम चलेगा, लेकिन पार्लियामान तकरीबन अपने 3 साल गुजार चुकी है। इस अरसे में मुख्तलिफ आम नौयत के मामलात पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इत्तफाक राय नहीं हो सका। हुकूमत ऑर्डिनेंसेस लाती रही, लेकिन अहम कानून साजी और जो इस्लाहात जो होनी है उस पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इत्तफाक राय नहीं हो पाया। इस इत्तफाक राय की राह में कौन रुकावट है? एक हालिया मिसाल इंतखाबी इस्लाहात, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने का मामला है। इस पर इत्तफाक राय की जरूरत है, क्योंकि धांधली के इल्जामात अब सियासी कल्चर का हिस्सा और रवायत बनते जा रहे हैं। हुकूमत ने इस हवाले से कवानीन तो कौमी असम्बली से मंजूर करवा लिए, लेकिन अपोजिशन रहनुमाओं की तनकीद है कि ये इत्तफाक और बहस के बगैर कराए गए हैं और इन पर नजरसानी की जाए, जिसका मुतालबा उन्होंने अपनी बजट तकारीर में भी किया। अभी हालिया दिनों में जो लेजिस्लेशन हुई है वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुई जनाब स्पीकर, उसको बुलडोज किया गया है। आप यकीन करें कि उसमें लीगल खामियां हैं। हमने अपनी आवाज उठाई, हमारी आवाज नहीं सुनी गई। मेरी आपसे ये गुजारिश है और ये मैं समझता हूं कि इस हाउस के लिए, इस मुल्क के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप मेहरबानी करके उस हवाले से एक फिल फॉर कमेटी, ये इलेक्शन लॉ इस हाउस में आपने पास करने की कोशिश की। ये आपका कोशिश है कि एक बार फिर आवाम के वोट पे डाका लगाया जाए। हम आपको इस कानून को इस शक्ल में, जिस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एतराजात उठाए, हम आपको इस शक्ल में इसको पास नहीं करने देंगे। अगर आप जबरदस्ती पास करवाते भी हो, हम हर कोर्ट में, हर अदालत में आपका पीछा करेंगे। इस मामले पर इलेक्शन कमीशन अपने तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में खत लिखकर आगाह कर चुका है। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत भी की है। गुज़िश्ता रोज स्पीकर ने एक कमेटी भी बना दी, जिसने अब ये जो पास किए गए कवानीन हैं इन पर नजरसानी करनी और उसमें यह बिल भी शामिल है। लेकिन आज वज़ीर आज़म के मुशीर बाबर आवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के वोट के मामले को डीरेल नहीं होने देंगे। ये कानून कवायद के मुताबिक मंजूर किए गए हैं और अब ये बिल सेनेट की कमेटियों में पहुंच चुके हैं। मैं क्लियर करना चाहता हूं कि जितनी भी लेजिस्लेशन हुई है 2 दिनों में, वो आइन के मुताबिक है, वो कानूनी लेजिस्लेशन है, वो वैलिड लेजिस्लेशन है और वो रूल्स के मुताबिक हाउस चला है। इसलिए हमने कल मीटिंग में उनको बता दिया था, अपोजिशन को, कि ये बिल वापस नहीं लिए जा सकते। जो कानून साजी का अमल है और खास तौर पे बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का राइट ऑफ वोट, उस पर सवाल ही पैदा नहीं होता कि हुकूमत किसी तरह से भी, किसी जगह से भी उसको डिरेल होने दे। अपोजिशन जो कि एक अंडरस्टैंडिंग के तहत डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस ले चुकी है, तो क्या कौमी असम्बली से पास किए गए इन कवानीन पर नजरसानी के लिए हुकूमत तैयार होगी? उसका तरीकाकार क्या होगा और क्या इंतखाबी इस्लाहात पर इत्तफाक राय होगा? ये वो इशूज़ है जिन पर आज के प्रोग्राम में बात करनी है। और दूसरा एक और अहम खबर, बलूचिस्तान के जो अवामी नुमाइंदे हैं वो भी ऐसा लगता है वफाक के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने भी बलूचिस्तान असम्बली का जो अहाता है उसे आज मैदान जंग बन गया। अपोजिशन के मेंबरान ने वहाँ पर जो है वो एहतजाज किया, जिसके बाद वहाँ पर लाठी चार्ज भी हुआ, पुलिस जो है वो आई वहाँ पर और अपोजिशन का ये जो एहतजाज है ये बताया जा रहा है कि इस वजह से हो रहा है क्योंकि अपोजिशन के रहनुमाओं का ख्याल है कि उनके हलकों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस स्टोरी को भी हम फॉलो करने की कोशिश करेंगे, इस पर बात कर सकें। वेरी क्विकली मेरे साथ आज के डिबेट का जो पैनल मौजूद है तारुफ करा देता हूँ। सदाकत अली अब्बासी साहब मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बहुत शुक्रिया सदाकत भाई। निहाल हाशमी साहब सेनेटर रह चुके हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब। और आगा रफीउल्लाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आज की डिबेट में शरीक होंगे। मैं सदाकत अली अब्बासी साहब आपसे इस डिबेट का आगाज़ करना चाहता हूँ। ये अंडरस्टैंडिंग तो हुई है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, ये जो कवानीन मंजूर करवाए गए ये क्या, थोड़ा समझाएं देखने वालों को कि क्या हुकूमत को जल्दी थी इतनी कि हुकूमत ने 20 कवानीन जो है वो मंजूर करवा ली और अभी अपोजिशन के जो लीडर हैं वो अपनी बजट तकारीर में वो भी तनकीद कर रहे हैं, कमेटी भी बनी, इलेक्शन कमीशन भी जो है वो तनकीद कर रहे हैं, तो क्या हुकूमत को क्या जल्दी थी?
बहुत बहुत शुक्रिया जी। लेजिस्लेशन का एक प्रोसेस है जी, उसके लिए आपने एक कानूनी तरीक़ाकार है उसको अडॉप्ट करना है, और कोई भी कानून बनता है उसमें जो अक्सरियत पार्लियामान की मेंबर्स की होती है वो अपनी विजन के मुताबिक अपना जो भी उनके प्रपोजल्स होती हैं वो देते हैं। अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट में अंडरस्टैंडिंग हो जाए फिर तो चीज़ें गिव एंड टेक होती हैं, वरना हम जिम्मेदार हैं। जो कानून बने हैं उनकी जो इम्प्लीकेशन हम जिम्मेदार हैं। उसमें जो बहुत ही काबिल ज़िक्र है वो है आपके बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का वोट, और भी बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, और ज़ाहिर है उसको ड्यू प्रोसेस चाहिए, और उन सारी जो आपकी जो तरमीम है उनके लिए इलेक्शन कमीशन ने जितने प्रोसेसेस चेंज करने हैं, जितने उसके लिए फ़ंड एलोकेशन होनी है, अगर EVMs आनी है या दीगर चीज़ें आनी है, उनके लिए पूरा एक प्रोसेस है करने का। तो हुकूमत समझती है कि हमने बहुत सारी चीज़ों में अपोजिशन का एक अननेसेसरी जो डिले ये चाहते हैं, हर चीज़ को रोकना चाहते हैं, उसका इंतज़ार किया। अगर अपोजिशन के रोल की बात करें, मुझे बता दें शहबाज शरीफ साहब की तकरीर आपने कल सुनी होगी, बिलावल की सुनी होगी, क्या बजट पे उन्होंने कोई सॉलिड बात की है? वही रटी रटाई तकरीरें, ये वो एक जुमला आप लोगों ने पकड़ लिया कि पता नहीं जो बजट जाली है कि जेब खाली है। उनकी हाथ हमेशा बात जेब तक ही जाती है, तकरीर उनको करनी चाहिए। एक पॉइंट पे आपने हाईवेज के लिए ये रखा, ठीक नहीं था, बजट डेफिसिट इतना था, करंट अकाउंट का खसारा ये है, एक्सपोर्ट ये है, इंपोर्ट्स ये है, ये प्लान है, किस तरह आप गुर्बत को तखफीफे गुर्बत जो आप कर रहे हैं, पॉवर्टी एलिविएशन के तरीकों पे आप कमेंट करें, आप जो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ने के जो आपके इंसेंटिव है उन पे करें, जिन चीजों पे इंपोर्ट को हमने डाइवर्ट किया उन पे करें, आप एनर्जी पॉलिसी पे करें, जो इन्होंने बिजली बना के छोड़ दी थी, एक जुमला, बिजली बना के जो छोड़ दी थी और उसका तरसील का निजाम नहीं था, उसपे हम 100 अरब रुपया लगा रहे हैं। आप ये गलत कर रहे हैं, पहले ठीक था। मेरा पॉइंट ये है कि ऑपोजिशन का किसी मामले में कोई संजीदा किरदार ही नहीं है, लिहाजा हमने जो करना है हम जिम्मेदार कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ, या अगर अब्दुल्ला साहब से, निहाल हाशमी साहब से पूछता हूँ, लेकिन आपने कहा ड्यू प्रोसेस हुकूमत फॉलो करती है। अब ये इलेक्शन वाला जो बिल था, इसको 8 जून में आप स्टैंडिंग कमेटी में लेकर आए, तो वहीं पर जो है वो मंजूर हो गया। 10 जून को असेंबली में टेबल हुआ, वहीं पर जो वो मंजूर हो गया। अब ये इतना इंपॉर्टेंट इशू है, आपके मैनिफेस्टो का हिस्सा है, आप ये चाहते हैं कि इलेक्शन जो है वो शफाफ हो, आपका बड़ा नारा है, तो 2014 का धरना आपने इस मामले पर जो है वो दिया। तो क्या इतने इंपॉर्टेंट बिल पर डिबेट नहीं होनी चाहिए थी असेंबली के अंदर, या इतना वक्त नहीं दे सकते थे? रहमान, ये आइडियली स्पीकिंग ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगले साल का कोई 8,500 अरब रुपया इस कौम का हम खर्च करने जा रहे हैं। आप इनका रवैया देखें, जब हम बोलना शुरू करते हैं ये किताबें मारना शुरू कर देते हैं, गालियां देते हैं, और कभी कभी तो आपको मुझे भी कहा कि पंजाबी को कल्चर ही गाली वाला है, वो पता नहीं इनसे माफ़ी मंगवाएं निहाल हाशमी से कि जो इनकी पार्टी का मौक़िफ़ है कि पंजाब मौक़िफ़ है पार्टी का, पंजाबी जो है वो गाली गलोच है ना वो घर में देते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, गाली गलोच वाला काम उन्होंने शुरू किया, किसी बात पे उनका सीरियस एटीट्यूड नहीं है, क्योंकि पे दर पे शिकस्त खाने के बाद, यानी जो सियासी शिकस्तें होती हैं, हमें हटा देंगे, हमें इस्तीफे दे देंगे, ये हमारी गवर्नमेंट को गिरा देंगे, उस सारे के बाद इनका रवैया इतना वो गैर संजीदा हो गया कि इनको संजीदा अब लेना चाहिए नहीं। कौन सर, एक कमेटी का एक प्रोसीजर है ना, वो आपकी नजर में वो अगर फॉलो किया जाता तो बेहतर नहीं होता? आपने भी चलाया बाबर अवान साहब, मैं चूंकि बहुत कोई लॉ का बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, बाबर अवान साहब ने जिस तरह हमें ब्रीफ किया, आपने भी उनकी वीडियो चलाई कि जी यही तरीका है, अगर इसमें कोई इनके पास बेहतर सजेशन तो दें। मैं कहता हूं कि हमें बैठ के करना चाहिए। आप इस तरह की ऑपोजिशन से जो हमारी खवातीन को जख्मी करती है, हमारे कल इन्होंने बोतलें मार के हमारे MNA को जख्मी किया, ये गालम गलोच करते हैं, ऐसी ये बातें करते हैं जू मानी कि आप पार्लियामान में बैठ, इनके आप क्या तवक्को करते हैं? इनका एक ही है कि अगर हम हैं तो सब ठीक है, हम नहीं है तो कुछ भी नहीं चलेगा। मैं निहाल हाशमी साहब, ये आज बाबर अवान साहब ने कहा कि ये जितने भी कवानीन मंजूर किए हैं असेंबली ने उस दिन, उन्होंने कहा अपोजिशन ने कोरम भी पॉइंट आउट करने की कोशिश की, गिनती भी करवा ली। उनका कहना है कि ये हुआ तो सब कानून के मुताबिक है, तो फिर अपोजिशन को एतराज क्या है, क्यों इन बिलों पर जो है वो नजरसानी चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान भाई, बहसियत तालिब इल्म और बहसियत प्रैक्टिसिंग लॉयर और बहसियत एक कॉन्स्टिट्यूशन का तालिब इल्म के और एक सियासी कारकुन के और एक पार्लियामेंट्रियन के, मैं ये समझता हूं
कि मेरे भाई शराकत ने जो बात की है कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है आइन साजी, नहीं मेरे भाई, ये आपने बिल्कुल डेमोक्रेसी के उल्टे तरफ चले गए। पार्लियामेंट जो है वो इस मुल्क की हुकूमत और अपोजिशन दोनों की मुश्तरका एक रियासत की नुमाइंदगी करती है और आइन बनाना पार्लियामेंट का काम है। अगर आइन बनाना ऐवान सदर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का काम होता तो फिर ये पार्लियामान को आप बंद कर दें, क्यों रखा हुआ है? और आप चाहते भी ऐसे ही करना। तो ये जो आपने बात की इससे आप कौम से सॉरी कर दें, आपके इल्म में मैं इजाफा करना चाहता हूं। जहां तक रह गया बाबर अहवान साहब का, तो बाबर अहवान साहब के बारे में पता है कि वो कितने माहिर कानून है। ये जितने भी कवानीन उन्होंने लाया, देखिए मैं लॉ कमेटी का मेंबर रहा हूं, मैं पार्लिमानी कमेटी का मेंबर रहा हूं, तो मुझे पता है। और ये अभी बैठे हुए मेरे भाई आगा रफीउल्ला ये बताएंगे कि हम जब कमेटी में इसे भेजते हैं, स्टैंडिंग कमेटी में, उसमें शायद हासिल बहस होती है। हम हर शोबाए जिंदगी को लोग को बुलाते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं, उसमें एनजीओ को बुलाते हैं। गवाह आप लोग, आप भी आते थे हमारे सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में, जब हमारी उसमें कानून साजी पे हम स्टैंडिंग कमेटी में बैठे होते थे। ये बुलडोज है, इसको कहते हैं डिफेक्टो डिजेरो। तो जनाब आप करूर कानून पास करवा रहे हैं। कानून हुकूमत की नहीं होती है, कानून पार्लियामेंट की नहीं होती है, कानून एक दिन के लिए नहीं होती है, कानून हमेशा के लिए बनाई जाती है और कानून 22 करोड़ लोगों के लिए होती है। तो कानून ये ना समझे कि इमरान खान साहब बादशाह सलामत है उनके लिए बनाई जाएगी। मगर क्या ये जो कुछ कर रहे हैं निहाल हाशमी साहब, देखिए मेरी जरा गुजारिश सुनिए, ऑर्डिनेंसेस के हवाले से और बगैर बहस कराए बिलों की मंजूरी की जो रवायत है, क्या ये बहुत गैर मामूली है? क्या ये पहली मर्तबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो करवा रही है? आप खुद भी जो है वो इन ऐवानों में रहे हैं, क्या ये पहले नहीं होता? जिस तरह से नहीं सर, मैं आपको बता दूं, माजी देखिए ये इसके ऑर्डिनेंस का तरीका ये, माजी में भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, हमारी हो, किसी की भी हो, ऑर्डिनेंस एक प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है कि इन केस पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, और इसीलिए देखिए ऑर्डिनेंस का म्याद भी रखा गया 90 डेज। तो जब पार्लियामेंट, आपने देखा नहीं जब वो गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का सरचार्ज का मामला था, तो इन हाउस का पार्लियामेंट सेशन था, मगर इस गवर्नमेंट ने बेईमानी करने के लिए ऑर्डिनेंस नाफिज किया था और अगले दिन पार्लियामेंट की, एक दिन पहले पार्लियामेंट के इजलास बर्खास्त कर दिया था। दूसरी बात में हमारे दौर में जरूर हुआ होगा और होता है और होता रहेगा, मगर ये लोग जो है ये बेईमान लोग हैं, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चला रहे हैं। अच्छा। ये पाकिस्तान से मुखलिस नहीं है, ये खुदगर्ज लोग हैं, इंतहाई खुदगर्ज लोग हैं। अपनी देखिए इस पर बहस की जाती है और नहीं मालूम कहां से पढ़ के आ गए हैं ये लोग, किसने इनको पढ़ाया? दुनिया में किस मुल्क में इस तरह की पार्लिमानी रिवायत है कि जनाब आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ला करके यहां से इस्त्री कराएंगे या ड्राई क्लीनिंग करा के आप लेके जाएंगे और उसको प्रेस कराएंगे? ऐसा नहीं होता है। आप आइन को जरा जाके पढ़े, बार बार पढ़ने कहूंगा मैं सदाकत साहब को कि पढ़े। और जहां तक उन्होंने कहा था कि जो मेंबर्स के बारे में, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हर घर में अच्छी तहजीब की जाती है। हम इस्लामी रियासत हैं, हमारे यहाँ गालम गलोच का कल्चर नहीं है, हमारे यहाँ इज्जत का कल्चर है, माँ बहनों की इज्जत का कल्चर है। ये पीटीआई का कल्चर है, ये पाकिस्तान का कल्चर नहीं है, ये पीटीआई का कल्चर है। चले वो आज का टॉपिक नहीं है निहाल हाशमी साहब, वो आज का टॉपिक नहीं है, उस पर बड़ी बात हो चुकी, कल असेंबली में भी जो है वो सुलह सफाई तो हो गई है। मगर मैं जरा पार्लियामान के सर जरा बात करना चाह रहा हूं। ये आगा रफीउल्ला साहब, सर आपको आवाज आ रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आवाज आ रही है जी। आगा रफीउल्ला साहब, ये जो पार्लियामान जिस तरह से चल रही है, क्या ये बहुत गैर मामूली तरीके से जो है वो चलाई जा रही है? क्या पहले जो है वो ये सब कुछ नहीं होता था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान भाई, बात ये है कि हम ये जो पार्लियामान जिस अंदाज पे चला रहे हैं, ये एक सवालिया निशान है। मुख्तलिफ अच्छे दोस्तों ने कॉलम लिखे हैं और आपकी नज़र से भी गुजरे होंगे। हाउस के अंदर जो कोरम की निशानदेही के बाद जो गिनती की गई है उसके ऊपर भी कॉलम लिखे गए हैं मुख्तलिफ साफियों ने। इन सब बातों के बावजूद ये सारी चीज़ें
कबूल है, सब चीज़ें हो सकती है, लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि ये कितनी मतलब अफसोस की बात है कि बड़ी मतलब सीरियस इस अब ये जो हमारे कुलीग्स बैठे हुए हैं अपने आप अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, इससे ज़्यादा और क्या एक्सपोज होंगे जब इनको लीडर ऑफ अपोजिशन की चौथे दिन की स्पीच पर जब ये सारा मुआहिदा होने के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन ने स्पीच शुरू की तो इनके मिनिस्टर मुराद सईद खड़े होते हैं, शोर करते हैं और उस पर 2-3 लोग और शमूल आपके चीफ व्हिप जो है इनके आमिर डोगर साहब, वो जाके इनको समझाने की कोशिश करते हैं तो उस पर उनको झड़क देते हैं। झड़कने के बाद जब वो कहते हैं कि जी ये है वो है, अब यहाँ तक कि आप मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, तो वो उठ के अंदर जाते हैं और साथ अपने तमाम कुलीग्स को, अपने MNAs को भी साथ लेके जाते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, एक मैसेज चलता है जिसमें लिखा होता है कि जी अब्बू जी आए थे असम्बली में और वो डांट के गए और उसके बुनियाद पर ये सारा राजीनामा हुआ, ये हुआ। फिर उसके बाद आमिर डोगर साहब का मोबाइल चेक किया गया कि ये जो मैसेज है आपने चलाया है और आमिर डोगर साहब को ठीक ठाक एक बदतमीजी के अंदाज में उनके साथ, तो ये तो वाजे हो गया कि कौन सी पार्टी है जो नॉन पॉलिटिकल है, नॉन पार्लिमानी है, जो आज इन सब बातों के बावजूद भी वही रवैया रखा रहा उन्होंने। अच्छा। और फिर उसके बाद अपने चीफ व्हिप को क्या क्या नहीं कहा इन लोगों ने। इन सारी बातों के बावजूद मजे की आप दूसरी चीज देखें, डाइस के ऊपर खड़े होकर बुक्स लीडर ऑफ अपोजिशन को मारना, ये सारा कुछ करने के बाद फिर उसके बाद चोटें भी इनको लगती हैं क्योंकि ये झूठ इतनी डटाई से बोलते हैं कि आपको सच लगेगा, ये बेईमानी और ड्रामा इतना अच्छा करते हैं कि आपको लगेगा कि यही सच्चे हैं। तो ये बात क्लियर है। अब मैं आपको एक और चीज की तरफ लेके जाता हूँ। ये आपका पॉइंट एक मिनट गुजारिश एक बात अगर कंप्लीट कर लूंगा तो ताकि कौम को नजर आ जाए। देखें ये तो हो गई सिलेक्शन, ये तो होता है सेलेक्टेड की। आप सेलेक्टर्स की बताऊं, सेलेक्टर्स को भी ये भी सोचना चाहिए कि बलोचिस्तान असेंबली में आज जो हुआ ये एक इंडिकेटर है, ये कौम बता रही है कि आप अगर ऐसे सेलेक्टेड लोगों को लेके आएंगे जिससे पार्लिमानी निजाम, जमहूरी निजाम डीरेल होने का खतरा है। ये और क्या है, इसके बाद भी अगर लोगों को समझ ना आए उन सेलेक्टर्स को, तो फिर तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरा सवाल ये था कि क्या ये जो कुछ असेंबली के अंदर या जिस तरह से कानून साजी की राह में रुकावटें हैं, इत्तफाक़ राय नहीं है, क्या ये पहले नहीं होता रहा? लेकिन मुझे सर ये समझाइए कि आप लोगों ने तहरीक अदम एतमाद तो वापस ले ली, आज जो बाबर अवान साहब ने गुफ्तगू किया, आज उन्होंने कहा है कि ये बिल बिल्कुल कवायद के मुताबिक जो है वो पास हुए हैं, तो आपने फिर तहरीक अदम एतमाद जो है वो क्यों वापस ले ली थी? अब इसको ये जो आप नजरसानी का मुतालबा कर रहे हैं, शहबाज शरीफ कर रहे हैं, बिलावल कर रहे हैं, कमेटी बनी हुई है, वो ये कैसे होगा सर? ये पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग समझाएं लोगों को जरा कि जो कानून पास हो चुका हो वो उस पर नजरसानी कैसे करेगी? रहमान भाई देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये ऐसा है कि पहले भी एक दफ़ा डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ हमने जब अदम एतमाद मूव किया था तो उन लोगों ने उस टाइम 6 बिल इस तरह बिल्डोज किए थे और उस पर इन्होंने कमिटमेंट की थी। इस दफ़ा भी हमने अपने पार्लिमानी लीडर्स को, अपने पार्टी की क़यादत को कहा कि इन पर ट्रस्ट ना करें, इन्होंने यू टर्न ले लेना है, इन्होंने मुकर जाना है। वो कहते हैं कि नहीं, हम पार्लिमानी ये जो सिलसिला है ये इसी तरह चलता है, ये हम एक दूसरे की बातों पर अगर यकीन नहीं करेंगे या हाउस में अगर हम इतने बेएतमाद होंगे तो ये आगे निज़ाम कैसे चलेगा। हमने तो उसी टाइम कहा कि इनकी नीयत सही नहीं है, ये लाजमन इसमें कोई ना कोई गड़बड़ करेंगे। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, पिछले दौर में होता होगा, मुझे नहीं पता, मेरा फर्स्ट टर्म है इस हाउस के अंदर, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, मैं आपको दोबारा ये रिकॉर्ड पर दावे के साथ कह सकता हूं ऑन ईयर कि आप जब मर्जी है रिकॉर्ड उठा के दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब भी गवर्नमेंट रही है,
और जितने भी हमने कानून साजी किए वो हमने हाउस का सेंस लिया है, हाउस में लोगों को एतमाद में लिया है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चीज पर कन्विंस किया है। चाहे वो 18वीं तरमीम ही आप क्यों ना उठा के देख लें, जो बहुत अहम और बड़ी कानून साजी थी और एक इस मुल्क के लिए सर पॉइंट आपका निहाल भाई का दोनों का यही है सारी बातों से कि सदाकत भाई, मैं 1 मिनट दीजिएगा सर, ये असेंबली जिस तरह से आप चला रहे हैं इस तरह पहले नहीं चलती थी। देखिए उनका ये अपनी राय है, मैं कहना ये चाहता हूँ कि जिस तरह मैंने आपको आज की मिसाल दी, अगर इसको आप थोड़ा सा गौर करें कि पिछले 5 दिनों में क्या हो रहा है। हुकूमत सीरियस तरीके से मेहनत करके डूबी हुई मईशत को, 19 अरब डॉलर के खसारों को, बिजली के मामलात को सही करके 3 साल अपने आप को यानी पॉलिटिकली गैर मकबूल करके मईशत को सीधा करके इनके सामने बजट रखती है, जो ये सारे के सारे बाजमात उसको सुनते ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद मैं सख्त मायूस हुआ हूँ। बिलावल साहब मेरा ख्याल था कि बाहर से पढ़ के आए, शायद कोई उनको थोड़ी बहुत इकोनॉमी की समझ होगी। चले शहबाज शरीफ साहब को तो हमने देखा था ना 30-35 साल, वो तो ऐसी वज़ीर आला रहे हैं। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि उनकी तो पता थी ना, मैं मेरी अपनी ये अंडरस्टैंडिंग थी कि बिलावल जरा बाहर से पढ़ के आए शायद, लेकिन यकीन माने मायूस कुन वही रवायती जुमले, ये झूठ है, ये झूठ का पलंदा है, अल्फाज का गोरख धंधा है। पहले वो तकरीर करते थे अंग्रेजी में, वो भी किसी को समझ नहीं आती थी, अब उनकी उर्दू भी किसी को समझ नहीं आई। और चलें वो तो एक सियासी बात है, असल बात है कि कंटेंट में कुछ है ही नहीं। अच्छा, कानून साजी यही है ना कि आपने पूरे मुल्क का बजट बनाना है। पाकिस्तान में गुर्बत है, आपको सब्सटेंस नजर नहीं आ रहा है इनकी तकरीर में, ये है कि हमने शहबाज साहब ने तकरीर करने के लिए पता नहीं कितने कितने कॉपियां फाड़ी, कितने कितने हमारी खवातीन को जख्मी किया, क्या क्या हमें सुना जाके रोहेल असगर से, कितना आगा रफील्लाह ने कितने लोगों को वहां पे मतलब क्या कहना चाहिए मारने की कोशिश की। अच्छा। हमारा वो अकरम चीमा बेचारे की आंख जख्मी होगी। अच्छा। उसके एंड पे निकला क्या, खोदा पहाड़ निकला चूहा। शहबाज शरीफ साहब ने वो झुकतों वाली तकरीर मारी। अच्छा। जिसमें मैं निहाल हाशमी साहब से कहता हूं मुझे एक लाइन बता दें कि उन्होंने कहा भाई आपने बजट ये बनाया है, इसमें कौम के लिए ये चीज कम कर दे। आप ये कह रहे हैं वो तकरीर बराए तकरीर थी, वो नहीं। चले मैं इनकी नहीं, मैं आपके सवाल से एक ब्रेक के बाद इनकी पार्टिसिपेशन सिर्फ सिंबॉलिक है, सिर्फ आते हैं पहले कोशिश करते रहे कि एनआरओ मिलेगा, एनआरओ नहीं मिला, अब ये कहते हैं कि कोई ऐसा काम हो, हम तो इमरान खान की गवर्नमेंट गिरा नहीं सकते, कोई अल्लाह वाला ही कुछ हो जाए। चले कोशिश अब ये करते हैं कि हम जरा शो में जैसे आए तो ये इंतखाबी इस्लाहात वाला जो इशू है ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मामला है और इस पर बात होनी चाहिए, इस पर डिबेट होनी चाहिए। पार्लियामान में तो नहीं हुई लेकिन यहाँ पर डिबेट करने की जो है वो कोशिश करेंगे कि ये मामला जो है वो इस पर आगे किस तरह से बढ़ना चाहिए। एक ब्रेक के बाद में आ रहा हूँ। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ये जो कानून साजी या इस्लाहात हैं इस पर इत्तफाक राय क्यों नहीं हो सकता असेंबली के अंदर, पार्लियामान के अंदर, इस पर हमारी आज की डिबेट है। निहाल हाशमी साहब, ये इंतखाबी इस्लाहात वाला मामला बड़ा अहम है क्योंकि ये लोग तो पहले 2013 के इंतखाबात के हवाले से बात करते थे, आप 2018 के इंतखाबात की भी बात करते हैं, क्यों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की मुखालफत कर रहे हैं सर? इससे पहले कि मैं इस बात के बारे में बात बताऊं, मैं सिर्फ सदाकत भाई के बहुत शुक्रगुजार करना चाहता हूं कि उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब की एजुकेशन की बात की। तो इमरान खान साहब ने बाहर से पढ़ा है और बाहर के पढ़ने वालों ने जो पाकिस्तान के साथ 3 साल में किया, यहाँ के नौजवान से पूछे जो बेरोजगार रहा। शहबाज साहब की स्पीच की बात, तो शहबाज साहब ने एक बड़ी मुदल्लल और जामे स्पीच की जिसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के दौर में 5.8 था हमारा जीडीपी, आज हमारा जीडीपी कहाँ है। अच्छा। और किस बजट पे बात करें, उस बजट पे जिसपे चीनी पे कीमत बढ़ गई, दूध पे कीमत बढ़ गई, आटे पे कीमत बढ़ गई, घी पे कीमत बढ़ गई, पेट्रोल पे कीमत बढ़ा रहे, तो हम क्या बजट, और बजट तो इन्होंने बनाया नहीं, बजट तो IMF ने बनाया। अब रह गया आपने जो बिल की बात चले सर, चले वो ठीक है सर, पॉइंट टेकन। अब ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का बताएं सर, क्यों मुखालिफत कर रहे हैं सर इनकी? देखिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये सारी जो डोमेन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। आपने देखा होगा कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डोमेन में जाकर के मुदाखलत कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी ये जो इन्होंने बिल पास किया उस पर एतराज़ात उठा दिए हैं। आप हर इदारे को गवर्नमेंट के ताबे करना चाहते हैं जिस तरह से आपने नैब को किया, तो ये मुमकिन नहीं है। अब इसकी जो एग्जाम्पल है हिंदुस्तान में इस पे होता रहा है, 3 बार उन्होंने तजुर्बा किया और वो उनका नाकाम होता रहा है।
और उन्होंने एडमिट कर लिया अब उनके यहाँ वो नहीं हो रहा है। फिर दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन है, ये एक हिंदुस्तान में, अगर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग निहाल साहब, हिंदुस्तान में अभी भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ही इस्तेमाल हो रही है, बट उसके अंदर वो उसको उससे मुतमईन नहीं है। नंबर 2, ये जो डोमेन है, ये इंट्रोड्यूस करना काम हुकूमत का नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। इसमें हुकूमत की दिलचस्पी, सदर मुमलिकत की दिलचस्पी किस बात की इंदिया दे रही है? हाँ, हम बैठने को तैयार हैं और बैठना चाहिए, पार्लिमानी रवायत यही है कि बैठ के बातचीत की जाती है, हम बैठने को तैयार हैं। वो साजगार माहौल तो आप पैदा करें जहां पे आप बैठाना चाहते हैं लोगों को। आप अगर साजगार माहौल आप करें, आप अगर जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं उसको अगर आप खातिर में ना लाएं, जो लॉ कमेटी है उसके ऊपर आप नहीं ला रहे, तो फिर आप कैसे बाहर बैठ कर तो बात नहीं हो सकता। बाहर तो कंटेनर पे आप बैठ सकते हैं, हम तो नहीं बैठ सकते। तो बात सारी है, हम बैठने को तैयार हैं, वो बिल को इंट्रोड्यूस कराएं। और ये इलेक्शन कमीशन के डोमेन में इंक्रोचमेंट है और ये एक बहुत प्लान तरीका है इस इलेक्शन में धांधली करने का कि एक फिगर आगे पीछे कर दे किसी माहिर आईटी को बैठाल करके और उसके बाद आप कहें कि हमने तो नहीं किया। ये तो मशीन ने जो रिजल्ट दिया आपने देख लिया। इसमें सदर मुमलिकत से लेकर के जो नीचे तबका तक है, ये क्यों इतना ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है? आपको अवाम पे एतबार नहीं है, हमारी ईमानदारी पे। ये वही अवाम है जिन्होंने ईमानदारी से वोट देके पाकिस्तान के हक में वोट दिया और पाकिस्तान मारूफ है वजूद। आप ईमानदार बने, पहले ईमानदारी सीखे। हम वोट जो है ये बेसिकली उसको सही इस्तेमाल करने आपका एतराज जो है वो इनकी बहुत ज्यादा आपको शक पड़ रहा है, ये जो बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। सर आप बहुत ज्यादा शक नहीं, यकीनी शक है, क्यों ले रहे हैं? ये टोटल फ्रॉड ही है। अच्छा, यकीनी शक है। रहमान भाई मैं भी बैठा हूँ। अच्छा, पहली बात इन्होंने कहा कि इंडिया में भाई 1 मिनट दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है और इंडिया में एतराज है। आप क्या नहीं, आपके एतराज नहीं है? अभी पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कराया है सिंध में, तो नून लीग ने कहा है कि धांधली हुई है। हमारे पे चलो छोड़ दें। नहीं वो नहीं, मैं उधर ही आ रहा हूं ना। आप इतना मैं सिर्फ मेरा पहले पॉइंट आने दें कि क्या आप नहीं कह रहे कि हम हमारा आपके मुताबिक हमारा इलेक्शन ठीक नहीं है, हमने आपके खिलाफ पूरी तहरीक चलाई, आपने पीपल्स पार्टी को कहा ये वोट चोर है, आपने सीधा सीधा सईद गनी को इल्जाम लगाया कि वो वोट उन्होंने वोट चोरी किए। तो कहने की बात है कि इनको समझ ही नहीं है कि ये जो मशीनें हैं भाई, ये इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है। नंबर 2, जो मशीनें हम दे रहे हैं इनको भी बेहतर कर सकते हैं। इसमें साथ साथ मैनुअल वोट भी होता है। एक नून लीग वालों को क्या, आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं? अच्छा। सारी जिंदगी देसी काम इन्होंने किए, इनको क्या समझ है? इस वक्त 22 मुल्कों में ईवीएम चल रही हैं। जाहिर है दुनिया टेक्नोलॉजी में आगे जा रही है। आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन, मेरा बैंक अकाउंट मेरे फोन पे है, कोई मेरा पैसा। वैसे एक टाइम था आप भी ओपन वोट कराना चाहते थे सेनेट के अंदर, उस मामले का वैसे क्या बना? वो उसके बाद उसका को पता ही नहीं चला कि ये बात बड़ी जरूरी है कि आज आपके करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन आपके फोन पे है, कोई एक पैसा आपका चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि ये ज्यादा सिक्योर है। अगर कोई नून लीग है, मैं क्या बात करूं, पढ़े लोग, पढ़ाई लिखाई की कमी है कि वो आज टेक्नोलॉजी दुनिया को सेफ बना रही है और ये टेक्नोलॉजी डरते कि कंप्यूटर में से कोई निकलेगा और हमारा वोट खा जाएगा। आपकी दिलचस्पी ज्यादा, हमारी दिलचस्पी क्या है? हमारी दिलचस्पी यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 24 अरब है और पाकिस्तान को बाहर से लोग 30 अरब डॉलर भेज रहे हैं। जो नवाज शरीफ और इनकी गवर्नमेंट ने और जरदारी साहब ने मईशत को बर्बाद किया, इसको ठीक वो लोग करें, उनको क्यों ना वोटिंग कराई दे। हाँ, एक और बात, जो ईसीबी ने एतराज किया, उन्होंने प्रोसीजर पर एतराज किया कि जब तक आप बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट। सर मैं करता हूं जरा ईवीएम की भी बात कर लेना, ईसीपी के एतराजात पे भी करते हैं। मैं आगा रफीउल्लाह साहब, ये देखिए नंबर्स जो हैं वो तो हुकूमत के पास है, वो कौमी असेंबली से भी मंजूर करा लेंगे, सेनेट में वैसे नंबर्स बड़े वो वहां पे को पता नहीं चलता कि किस तरफ जाए, बट बिल फर्ज अगर सेनेट से रिजेक्ट भी हो जाता है तो जो मुश्तरका इजलास होगा उसके अंदर हुकूमत इसको कानून बनवा लेगी। तो क्या ओपोजिशन के पास एहतजाज के सिवा ये ईवीएम वाले मसले पर, ओवरसीज के वोट का मसला है, इस पर कोई और रास्ता नहीं है, या आपकी नजर में है कोई रास्ता और ओपोजिशन के पास? रहमान भाई अगेंस्ट दोबारा मैं आपको दोबारा बताऊं, आपने कहा कि कानून साजी क्यों नहीं होती और क्या वजह है। देखें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ये कर तो रहे हैं लेकिन ये खुद भी पछताएंगे। अब मिसाल के तौर पे आप देखें कि इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की जो निज़ाम है वो ऑर्डिनेंस किया, इन्होंने पास नहीं किया था, उन्होंने मशीनें मंगवा ली थी
और जिस तरह सदाकत अब्बासी साहब कह रहे हैं ना कि वो मैनुअल भी है और कंप्यूटराइज भी होगा, वो सारी चीज़ें इन्होंने हाउस में रखी थी, हम सब ने देखी है। तो यही आपका नीयत की ख़राबी है, यही आपकी नीयत की ख़राबी है कि अगर आप समझते हैं कि ये निज़ाम सही है तो आपने पैरेलल दूसरा निज़ाम क्यों रखा हुआ है, या अगर आप या आप देखें इशू ये है कि क्यों आपको भागने की, मैं समझा नहीं अगर रफीउल्लाह साहब आपकी बात, आपका ये कहना है कि इन्होंने ये मशीनें जो हैं वो आप लोगों को भी दिखाई, तो पैरेलल निज़ाम आप क्या कह रहे हैं कि इनकी नीयत में आपको कहां पर जो है वो मसला नजर आ रहा है? ये कह रहे हैं ना, जिस तरह ये वोटिंग का जो इन्होंने जो सिस्टम लगाया ना, उसमें ये है कि आप एक स्लिप लेते हैं, वो स्लिप लेके उस पर स्टैंप लगा के वो भी डाल सकते हैं, और ये भी तरीक़ेकार है कि आप जो है डायरेक्ट 10 सेकंड है, मैं बता दूं आपको क्या है, जब बटन दबाएंगे एक वोट भी पड़ जाएगा और उसकी पर्ची भी पहले उनका एतराज सुन लेना। मैंने कहा मेरी बात समझिए। मैं नहीं सदाकत, मैंने वो सारी मशीन आपकी वो सारी चीज़ें देखी है कि आपने जिसको वोट किया है उसका आपको वो पेपर मिल जाएगा और वो पर्ची जो वो निकालते थे उस टाइम वो मिल जाएगा। लेकिन मैं दोबारा अगेन ये कह रहा हूँ कि देखें, हमने इस मुल्क के लिए कानून साजी जो करनी है, उस कानून साजी में इस 22 करोड़ आवाम का फ्यूचर है। क्या बुरी बात है कि आप कंसेंसस से करें? अगर मिसाल के तौर पे मेरे और आपके, रहमान और सदाकत के, निहाल हाशमी साहब के बच्चों का फ्यूचर अगर हम ब्राइट करना चाह रहे हैं, तो कौन सा वो बेवकूफ़ शख्स है कि जो वो कहेगा कि नहीं हमने नहीं करना? अदरवाइज ये इस बात में यकीनन ये कहीं ना कहीं तो आप समझ सकते हैं कि यह नीयत की खराबी है या आपके कानून साजी में इतना सुकून है कि वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप चोर दरवाज़ा इख्तियार कर रहे हैं। देखें 18वीं तरवीं हमने की, उस हाउस में कौन सा ऐसा बंदा था जिसने उसकी मुखालफत की? कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने मगर वो कहते हैं कि का मजा उनके साथ बैठने को तैयार नहीं है। मैं रिस्पॉन्ड कर नहीं, एक मिनट नहीं, एक मिनट देखें, हुकूमत ये कहती है कि जब आप आएंगे नहीं, स्टैंडिंग कमेटियों में नहीं आएंगे, वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया कि आप आगे बैठें, तो फिर क्या करें? आपने कहा हम बैठने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर रफीउल्लाह साहब हमारे वज़ीर आज़म ने दावत दी, फवाद सुन लें, सवाल सुन लें। अरे आपके वज़ीर आज़म की दावत, इजाजत ले रहा हूँ ना, मेरे आपको इजाजत दी, दावत दी, आपने कहा हम इनसे बैठते ही नहीं, इनके साथ बैठे नहीं। अब बात आपने नहीं सुननी। देखें, वही काम आपने जो असेंबली में खप पाते वही आपने टॉक शो में भी करना है, तो फायदा कोई नहीं है ना, थोड़ा सुन लो। बात ये है कि नहीं, यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पे डिबेट हो जाए, इस पे बात हो जाए। जी आगे साहब बात करें। देखें, ये वही प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने कहा कि मैं लीडर ऑफ अपोजिशन से हाथ मिलाना नहीं चाहता। आप क्या कहेंगे कि मैंने किसी के साथ जो है वो बार्गेनिंग करनी है या किसी के साथ हमने जो है कानून साजी में कंसेंसस पैदा करना है? आप खुद कहते हैं कि मैं लीडर ऑफ अपोजिशन से हाथ नहीं मिलाना चाहता। जब इत्तेफाक हो जाता है, जब आपको अब्बू जी का डंडा होता है, आप आ जाते हैं, तो भी उसमें अपनी बात करके आप भाग जाते हैं। इशू ये है कि आप ना सीरियस है, ना सीरियसनेस आपके पास आप शो कर सकते हैं, ना कानून साजी का आपके पास कोई एक्सपीरियंस है। आप वही क्रिकेट, वही खेल, वही कैच करना, वही थ्रो करना, इन्हीं बातों में आप घुसे हुए हैं। कंटेनर से आज दिन तक आप उतरे नहीं हैं। पार्लियामान का ये निज़ाम आपने देखे, मेरी बात सुने, ये कहते हैं कि हमने इनके फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच में हमने अपने डाइस पे खड़े होकर क्यों शोर मचाया। शेरी मजारी ने लास्ट गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर मुफ्ता इस्माइल का माइक छीना था जाके। इशू ये कि ये नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, ये अगर जितना भी और देर किसी किस्म की भी कानून साजी में ये हिस्सा लेंगे, किसी किस्म का भी कानून इस मुल्क में मुसलत करेंगे जिसके नुकसानात मेरे और आपके बच्चे बर्दाश्त करेंगे, तो मैं नहीं चाहता। चले ये इंतखाबी जो इशू है, इंतखाबी इस्लाहत वाला मामला, रफीउल्लाह साहब मुझे एक ब्रेक लेनी है, जरा ब्रेक के बाद इसी को कंटिन्यू करेंगे। ये इंतखाबी इस्लाहत वाला मामला ये बहुत ही अहम मामला है, इस पे जो सदाकत अब्बासी साहब भी बात करना चाह रहे थे। मैं एक ब्रेक के बाद वापस आता हूं।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। सदाकत भाई साहब, ये जरा समझाएं ये मशीनों वाला मामला। ये मेरा ख्याल है ये वो कह रहे हैं कि रहमान सदाकत किसी भी तरह सदाकत पूरी बात कर लेंगे। अगर मैं एक पॉइंट और दे दूं, एक लाइन और दे दूं तो सदाकत उसमें पूरा अपनी बात कर लेंगे। एक लाइन और दे दूं। जी जी जी। ये जो कानून साजी में इन्होंने अभी जो एक बिल ये पास किया है कि हम हल्का बंदियां जो हैं वो रजिस्टर्ड वोटों की बुनियाद पर करेंगे। आप एक नया पंडोरा बॉक्स भी खोलने जा रहे हैं। तो हम ये इसीलिए कह रहे हैं कि आप इस किस्म की कानून साजी ना करें जिससे आप नए पंडोरा बॉक्स खोलें, जो बने हुए मसाइल हैं उसको हल करें। ये जरा मैं इस पे भी आना चाह रहा था। एक तो वो आप रिस्पॉन्ड करें, दूसरा साथ ही ये सवाल भी जोड़ लें कि ये जो ईसीपी के इख्तियारात नादरा को दिए जा रहे हैं, ये भी पूछ ले पंजाब की लोकल बॉडीज को कब ये कॉल करेंगे। अच्छा, आप मुझे बोलने देना भाई। अच्छा सुने, पहली बात जो इन्होंने की कि जी हमें ये हम इनके साथ बैठाते नहीं हैं। पंजाब लोकल ऑन रिकॉर्ड प्राइम मिनिस्टर ने बार बार कहा कि इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए हमारे पास आ जाएंगे। 29 से 30 हमारी रिफॉर्म है, ईवीएम उनमें से एक है। फवाद चौधरी साहब ने कहा, स्पीकर ने कमेटी बनाई, इन्होंने कहा जी हम इनके साथ बैठते ही नहीं है। ये बात इनकी ऑन रिकॉर्ड है कि हम इस हुकूमत के साथ बैठते ही नहीं, लिहाजा हमने अपनी मॉरल ऑब्लिगेशन पूरी कर दी है और कोई ऐसी बात नहीं है। मैं इनको आज आपके शो के जरिए दावा देता हूं, अगर इसमें भी तरमीम में कोई मजीद तरमीम करनी है हम अपने साथ बैठने के लिए तैयार हैं। क्या इन इंतखाबी इस्लाहात का फायदा होगा अगर ऑपोजिशन ऑन बोर्ड ना हो? क्योंकि ये तो इंतखाबात चाहती है कि ये सबका इशू, मिलियंस जो लोग हमारे बाहर हैं वो चूंकि ज्यादा वो पाकिस्तान को समझते हैं, पढ़े लिखे हैं, पाकिस्तान से बाहर माहौल देखा है, लिहाजा इनका ख्याल है कि वो हमारे सपोर्टर्स हैं, हम उनको शामिल करना चाहते हैं। हमारा ख्याल है कि वो पाकिस्तानी है, उनको उनका राइट मिलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को चलाने में जो उनका काम है वो पाकिस्तान के लिए जरूरी है। ठीक है। दूसरी बात ये नादरा वाला कि उन्होंने ये कहा इलेक्टोरल रोल्स जो हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर ये ईवीएम के जरिए ईवीएम को नादरा के रिकॉर्ड से कनेक्ट करेंगे तो इलेक्शन कमीशन का रोल उसमें अंडरमाइन हो जाएगा और नादरा जो गवर्नमेंट का एक वफाकी हुकूमत के ताबेदार है वो उसमें हो जाएगी। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें नहीं यार ये एक मिनट भाई, एक मिनट रहमान भाई, एक मिनट, ये गलत बात कर रहे हैं, गलत कर रहे हो ना यार। नादरा जो है वो एक कॉर्पोरेशन है। गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, नादरा एक कॉर्पोरेशन है। आप दरमियान अच्छा सदाकत भाई कौम को गुमराह ना करे ना वो। हाँ, वो इलेक्शन कमीशन का एतराज ये है कि जो आपके वोटर लिस्टें हैं वो इस तरह इलेक्शन के उसके पास इलेक्शन कमीशन की प्रॉपर्टी है। वो नादरा जब आप उसको मैंडेट इलेक्शन कमीशन, ये मैंडेट है और इस बात पे बात हो सकती है इलेक्शन कमीशन की जो कोई रिजर्वेशन हैं जो जेन्युइन है, और मैं इनको भी दावत देता हूं अगर इसमें जो तरामीम आप समझते हैं आप बैठ तो जाएं। आप कहते हैं हमने बैठने नहीं, भाई हमारी मॉरल ऑब्लिगेशन है। इमरान खान जो है वो जब क्रिकेट में भी थे वो न्यूट्रल अंपायर लेके आए थे और आज तक जो इलेक्शन के लॉज बने हैं ना जीतने वाला खुश है और ना हारने वाला उस पर मानता है। अच्छा, हम चाहते हैं कि हमने जो ये तो कर ही नहीं सकते ना। अगर 30 साल में पीपल्स पार्टी और नून ने कोई तरमीम करनी होती, इलेक्शन को फेयर बनाना होता, तो कर चुके होते। आज खुद ये कर नहीं सकते और हमारी बातों पर ये जो ईसीपी के एतराजात हैं इनको आप किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई ये इख्तियार अगर देखें डिजिटाइज करना है सारी चीजें तो क्या नादरा बेहतर तौर पर नहीं कर सकेगा इन सारे मामलात को हैंडल? नहीं जी, बिल्कुल नहीं कर सकते। अच्छा, वो तो तैयार ही नहीं है ना, वो कहते हैं हो ही ना, बस ऐसे एक गन पड़ा रहे। रहमान भाई एक मिनट जस्ट ए मिनट। बात ये है कि क्यों नहीं, उसकी वजह बताऊं। आज मैं आपको मजे की बात बताऊं, पूरे पाकिस्तान में जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, एक वाहिद सियासी पार्टी है वो पीटीआई है, जिसको नादरा जो हमारे जो वोट रजिस्टर्ड जितने भी हमारे वोट रजिस्टर्ड है ना, उसमें अप्रोच, उसमें इजी अप्रोच सिर्फ और सिर्फ नादरा के पास है। आप अपने रिपोर्टर्स को कहें कि जितने भी इलेक्शन हुए 18 में भी और 18 से बाद भी और ज़िमनी इलेक्शन में, इनके पास नादरा क्या बोल रहे हो? आपकी बातों को सर पैर ही नहीं है आगा साहब। सुने जरा सुने, थोड़ा हौसला रख।
तो बात ये है कि ये नादरा कोई का बात हम क्या कर रहे हैं, आप क्या केसेस- कमेंट कर रहे हैं यार? अच्छा और यार आप सब्र करो, मैं जो मर्जी जी, करूं, अगर आप अभी नहीं होते हो जो कमेंट्स करने वाले। बात नहीं, ये है आप कि इस दरमियान में नादरा के सिस्टम में कहानी किसी तरफ जाए तो नहीं ना यार। नादरा अभी दुम पे पाँव आ रहा है ना, दुम पे पाँव आ रहा है, दुम पे पाँव आ रहा है, सुनो ना, ये नादरा के सिस्टम तो में भाई access इनको निहाल मिला आजमी हुआ है। बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा। आपके दुम पे पाँव है, तो नादरा के सिस्टम में जो इनको एक्सेस मिला हुआ है वो क्यों मिला है? क्यों आप इनके जितने भी वर्कर हैं अच्छा, वो नादरा ठीक के है। सिस्टम में एक्सेस है उनके पास, और वो नादरा के जो हमारे रिजर्व चलें, मैं अगर रफीउल्लाह साहब जरा मुझे अब ब्रेक का टाइम हो गया, बट निहाल हाशमी साहब से बात करना चाह रहे हैं। नादरा जो है वो इनकी यूनिवर्सिटी की तो ये करप्ट लोग हैं, ब्रेक के दो बाद नंबर लोग हैं, ये इलेक्शन चोरी करने वाले लोग हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बहस को समेटना है, मैं निहाल हाशमी साहब, ये जो फिर इस्लाहात हैं, ये कानून साजी है, ये आखिरी अब 2 साल हैं, ये क्या इसका तरीकाकार क्या होना चाहिए आपकी नजर में? ये सब हो सकता है। एक लफ्ज है जबान शीरी जहांगीरी मुल्कगिरी। अच्छा। अगर इनके लोगों की नीयत ठीक हो, जबान ठीक हो सकता है। और हर इदारा जिसका जो डोमेन है, इलेक्शन कमीशन को उसका काम करने दे, अदालतों को उसका काम करने दे, पार्लियामेंट को उनका काम करने दे, और आप जो तरीका है उसके तहत आके बैठे। जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उतनी हमारे भी भाई हैं जितने इनके भाई हैं, हमें उनके लिए बड़ा एहतराम है। मगर हमें देखना है सुप्रीम कोर्ट की माजी के जजमेंट्स क्या रहे हैं। इस हवाले से हमें देखना है कि दुनिया में ईवीएम की क्या फैसिलिटीज है और किस तरह से। नवाज शरीफ के दौर में हमेशा नवाज शरीफ साहब ने हर चीज में ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया। ये आगा रफीउल्लाह भी इस बात की तायद करेंगे। हम हर चीज में, इवन आसिफ साहब जब सदर थे वहां भी जाकर के, क्योंकि हम 22 करोड़ की बात कर रहे हैं जो आगा रफीउल्लाह कर रहा है। हम पीटीआई की बात नहीं कर रहे, हम करप्शन की बात नहीं कर रहे, हम नून लीग की बात नहीं कर रहे, हम पीपीपी की, हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात करें। चले, आपकी नजर में तरीका ये है कि इनको बात सही तरह से करें। आगा रफीउल्लाह साहब, ये इत्तेफाक राय सर, आपने एक वायदा तो किया है, अंडरस्टैंडिंग तो हुई है, बात ठीक करे, फ्रॉड इस तरह से करप्शन करना छोड़ दे। इत्तेफाक राय कैसे हो सर? देखें, इत्तेफाक राय रहमान भाई, ये इस किस्म की कानून साजी करें जिससे आने वाला फ्यूचर हमारे बच्चों का ब्राइट हो। ये अगर इस किस्म की कानून साजी करेंगे कि हाकमियत वाली, ये इस किस्म की कानून साजी करेंगे जो डिक्टेशन वाली हो, ये इस किस्म की कानून साजी करेंगे जो हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं हो, ये इस किस्म की कानून साजी करेंगे जिससे हमारा मुल्क और ज्यादा पसरी में जाएगा। तो इसलिए ये कानून साजी हम कभी भी कबूल नहीं करेंगे। अच्छा। कानून साजी वो अच्छी है जो 22 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी से हो। ये बिल्डोज करते हैं कानून साजी में, सर, तो इसलिए जो कानून साजी बिल्डोज करके हो वो मुल्क के फायदे के लिए नहीं हो सकती है। कहते हैं निहाल आजमी साहब ये कहते हैं कि जी इदारों को छोड़ें, ये इलेक्शन कमीशन पे छोड़ दें। भाई इलेक्शन कमीशन पे छोड़ा, आप पे छोड़ा, पिछले 30 साल से हर इलेक्शन का झगड़ा होता है कि जी इलेक्शन फेयर नहीं हुआ। अगर इलेक्शन कमीशन अपनी उसमें कैपेसिटी होती तो इलेक्शन आज उसमें कोई मगर वो आप उनका मशवरा तो सुने ना, वो कह रहे हैं हम उन्हें कहते हैं आप आ जाएं, कानून बन गया है, इस कानून में जो मजीद तरमीम करनी है हम उसको तरमीम कर सकते हैं, आके बैठ जाएं। अगर आप कहते हैं कि जी आपको ये पसंद नहीं है